हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। माई सेल्फ अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। आज ये जो वीडियो है इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए देखते हैं व्हाट इज लाइफ। पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है कि लाइफ है क्या, तो देखते हैं। लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या समझते हैं आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स से? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेंस बायोमॉलिक्यूल्स, जिससे आपकी बॉडी बनी हुई है। आगे लिखा हुआ है एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शंस। और बेटा इन केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? All the chemical reactions which occur in our body and in our cell are known as, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इनको? मेटाबॉलिज्म। अंडरस्टूड? आगे हम बात करें which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction। सो बेसिकली हमको क्या समझ में आया यहाँ से? हमको ये समझ में आता है कि लाइफ एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा यूनिक बायोमॉलिक्यूल्स का एक कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण आपकी नॉर्मल लाइफ प्रोसेस चलती हैं, दैट इज ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग। क्या समझते हैं आप? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन्स एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए, मतलब अपना जेनेटिक मटीरियल डबल कर सकते हैं। सेकेंड इज इवॉल्विंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवॉल्विंग? विद टाइम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो उनको एक बेटर लाइफ दे रहे हैं। समझ में आई आपको बात? जैसे कि पहले आपके जो एंसेस्टर्स थे, हमारे ह्यूमंस के जो एंसेस्टर थे, वो एप्स थे, वो मंकीज थे, बट विद टाइम हम इवॉल्व हुए और आज हम ह्यूमन बन गए। नेक्स्ट इज self-regulating. Self-regulating means we can regulate all the activities that run in our body. So, a living organism is self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. Now, what do you understand by external stimuli? मैं अगर अभी आपको टच करूँ तो आपको फील होगा ना कि मैंने आपको टच किया, दैट इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एंड वेन एवर एनीबडी टचेज यू और डू एनीथिंग टू यू एक्सटर्नली, यू रिस्पॉन्ड्स टू इट, दैट इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दैट इज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म की कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकेंड इज रिप्रोडक्शन, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड इज कॉन्शियसनेस। तो आप क्या समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से? क्या समझ में आ रहा है आपको? प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एनीथिंग जिससे आप डिफाइन करोगे कि यस दिस वन थिंग इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट अ नॉन लिविंग थिंग। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज जिनको यूज करके हम डिफाइन करते हैं कि वन इज लिविंग और नॉन लिविंग। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में ये सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? अगर मैं आपको बोलूँ आप ग्रो कर रहे हैं, आप पहले बहुत छोटे थे तो आप नर्सरी क्लास में आए, फिर उसके बाद KG1, फिर KG2 और फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ऐसे करते करते आज आप क्लास 11th में आ गए हैं, तो आपने ग्रोथ करी है, दिस इज ग्रोथ। सो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ग्रोथ क्या होती है? तो ग्रोथ को बेटा डिफाइन किया जाता है एनीथिंग दैट इज इंक्रीज। बेसिकली ग्रोथ इज इंक्रीज, किसी भी चीज़ का बढ़ना। किस चीज़ का बढ़ना? दो चीज़ों का, फर्स्ट नंबर एंड दूसरा मास। ओके, मास ऑफ सेल्स। सो बेसिकली आप ग्रोथ को कैसे डिफाइन करते हैं? आप ग्रोथ को डिफाइन करते हैं इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास ऑफ सेल बाय सेल डिवीजन। ओके, सो ग्रोथ को आप कैसे डिफाइन करते हैं? ग्रोथ को डिफाइन करा जाता है या तो मास में इंक्रीज होना या तो सेल के नंबर में इंक्रीज होना, यही होती है ग्रोथ। ओके, आगे इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। क्या समझ में आया? ये वाला पॉइंट से हमको क्या बात हमको समझ में आ गई? हम प्लांट्स देखते हैं, एक मैंगो ट्री आपने अपने घर में प्लांट किया, आपने वो मैंगो ट्री को डेली पानी दिया, सब कुछ दिया। आप जब छोटे थे आपने तब वो मैंगो ट्री प्लांट किया था।
आज अगर आप उस मैंगो ट्री को देखते हैं तो वो बहुत बड़ा सा ट्री बन चुका है, वो प्लांट नहीं रह गया, आपने प्लांट को प्लांट किया था लेकिन अब वो बन चुका है ट्री। तो दिस इज ग्रोथ। और अभी भी डेली उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज उसकी लीव्स शेड आउट हो रही हैं, अभी भी कहीं ना कहीं बहुत स्लो रेट से उसकी हाइट बढ़ रही है। तो मतलब कि इस बात से हमें क्या समझ में आया, जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो ग्रोथ वाला टर्म है वो कंटिन्यूस होता है, उनकी पूरी लाइफ के टाइम में उनकी ग्रोथ होती रहती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्या ह्यूमंस में ऐसा होता है, क्या हम हमेशा ग्रो करते रहते हैं? क्या आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे या 21 ईयर्स के हो जाएंगे उसके बाद भी आपकी हाइट बढ़ती जाएगी? तो आंसर इज नो। ओके, जो ह्यूमंस होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं बेसिकली बेटा, उनमें जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक होती है, और सर्टेन एज इज जब तक कि एडोलसेंस या प्यूबर्टी वाला पीरियड जो होता है तब तक आपकी ग्रोथ होती है। और ग्रोथ होती क्या है? फिर से वही इंक्रीज इन मास और नंबर। ओके, तो समझ में आया? यहाँ से हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन मास और सेल का नंबर। कैसे? बाय सेल डिवीजन। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूस होती है, उनकी पूरी लाइफ टाइम होती ही रहती है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है, उसके बाद वो ग्रोथ रिपीट नहीं होती। हाउएवर सेल डिवीजन अगर टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल। अगर अब मैं ये बोल दूं कि सेल डिवीजन ही बंद हो गया है तो काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कंटिन्यूसली रिपेयरिंग का वर्क हमारी बॉडी में चलता रहता है। सेल डैमेज भी तो हो रही है ना, तो अब डैमेज हो गई तो उसको रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो सेल को रिपेयर करने के लिए सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होता है। आगे हम देखेंगे कि जो बेटा ग्रोथ होती है, बेसिकली ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो। अगर हम ग्रोथ को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि ग्रोथ इज बेसिकली इंक्रीज इन मास, मास का बढ़ना, तो ऐसे तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं ना। सोच पा रहे हैं आप? सोचो सोचो कैसे कर पा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे माउंटेन्स की, आप गए होंगे या फिर आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा आपने, माउंटेन्स होते हैं और माउंटेन्स पे जब स्नोफॉल होता है तो स्नोफॉल जब माउंटेन्स के ऊपर हो रहा है तो स्नो एक्यूमुलेट होती जा रही है ना, स्नो जमती जा रही है ना, तो उसके कारण क्या हो रहा है, माउंटेन के ऊपर जो मास है वो बढ़ता जा रहा है ना, मतलब इंक्रीज इन मास तो हो रहा है। तो आपको तो ये बोलना चाहिए कि जो माउंटेन है वो तो ग्रो कर रहा है। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? यही बात यहाँ लिखी हुई है कि बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज, दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रोज, सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल। ओके, सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि हम देख सकते हैं कि अगर इंक्रीज इन मास वाले फैक्टर को अगर ध्यान में रखा जाए तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ऐसा होता है। तो इसीलिए जो ग्रोथ है इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो हमें क्या समझ में आया? ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अगर वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है तो अब वो फिर क्या है? तो बेटा ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ओके, आगे इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, एंड जब ग्रोथ इनसाइड होती है मतलब बॉडी के अंदर से ग्रोथ होती है, जैसे हम में होती है, जनरली एनिमल्स में होती है, इस ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। विच ग्रोथ? इंट्रिंसिक ग्रोथ। ओके, एंड जो आपने देखा इंट्रिंसिक ग्रोथ, एंड आपने जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में देखा दैट इज सरफेस एक्यूमुलेशन, जो मैंने एग्जांपल दिया स्नो का एक्यूमुलेट हो जाना माउंटेन्स के ऊपर, वो कैसी ग्रोथ हो जाएगी? ये वाली ग्रोथ कैसी हो जाएगी? दिस इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, दिस इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इज दैट क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ तक तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो देखेंगे वो होगी रिप्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ द पेरेंट्स। अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ओके, इज दैट क्लियर? डेफिनेशन क्लियर है? अब ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। तो बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
Now the differences between asexual and sexual reproduction, what is asexual, what is sexual, these are in class 12th. It is not part of class 11 syllabus. तो आप जब 12th क्लास में आना तब आप 12th में पढ़ना. अभी जो आपको जानना है वो ये जानना है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप से हो सकता है. फर्स्ट इज asexual एंड सेकेंड इज सेक्शुअल. इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, क्या समझते हैं हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली अ ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या है, सिंगल सेल, एक सिंगल सेल है बस, उसमें बहुत सारी सेल नहीं है, मल्टी सेल्यूलर नहीं है वो, उसमें एक ही सेल है उसकी बॉडी जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है. तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अगर आप ग्रोथ बोलो चाहे आप रिप्रोडक्शन बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है. क्या क्या बोला मैंने, ग्रोथ बोल लो चाहे रिप्रोडक्शन बोल लो, दोनों का मतलब सेम होता है. क्यों सेम होता है? देखो बेटा, ये एक यूनिसेल्यूलर सेल है. अब ये यूनिसेल्यूलर सेल जो है ये डिवाइड करेगी तो इससे दो नई सेल बन जाएंगी. ठीक है, अब दो नई सेल बन गई, ये कहलाया रिप्रोडक्शन. क्यों रिप्रोडक्शन कहलाया? क्योंकि जो दोनों नई सेल्स बनी वो सेम किसके जैसी थी, वो सेम पेरेंट सेल जैसी थी. बाकी ग्रोथ क्यों कहलाएगा? ये ग्रोथ इसलिए कहलाएगा, क्यों? क्योंकि नंबर बढ़ गया ना सेल का. पहले 1 थी, अब 1 से 2 सेल बनी, अब 2 से कितनी सेल बन जाएंगी, 2 से बन जाएंगी फॉर द 4 सेल्स. इसीलिए जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही सिनोनिम होते हैं. क्या होते हैं? सिनोनिम. आप चाहे ग्रोथ बोल लो चाहे रिप्रोडक्शन बोलो, दोनों एक ही चीज़ होती है. मुझे लगता है यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया होगा. आगे देखते हैं हम लोग जो रिप्रोडक्शन है. मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस. अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते. सारे ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना रिप्रोडक्शन कर रहे हैं. देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू इट. क्या है वो एक्सेप्शंस? जैसे कि म्यूल, म्यूल कैन नॉट रिप्रोड्यूस. नेक्स्ट इज वर्कर बीज. वर्कर बीज जो होती है ना, बीज जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो वर्कर बीज होती है वो नहीं रिप्रोड्यूस करती है, ओनली क्वीन बी रिप्रोड्यूस करती है. आगे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, बहुत सारे ह्यूमन कपल होते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते हैं. ओके, सो देयर आर एक्सेप्शंस. आपने देखा कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक फैक्टर है, जो प्रॉपर्टी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है. लेकिन क्या उसके कोई एक्सेप्शन नहीं है? इतने सारे एक्सेप्शन हो गए, म्यूल हो गया, वर्कर बी हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए. तो इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी हम लोग क्या नहीं बोलेंगे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे. तो क्या बोलेंगे जब अगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोलेंगे. इजी पीजी. तो हम लोग क्या बोलेंगे? हेंस रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्ट डेफिनेशन, नॉट परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो एक परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. ओके, तो ग्रोथ भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. क्लियर? क्लियर. आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि होगी मेटाबॉलिज्म. अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब मैंने जैसे ही वीडियो को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था जितने भी केमिकल रिएक्शन एक सेल में चलते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है देखते हैं. इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन. इस चीज़ पर एम्फेसाइज करना है. टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम. मैं लिविंग हूँ, आप लिविंग हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ. तो हमारी जो सेल्स इस टाइम पे जो भी एक्टिविटी कर रही हैं, हमारी सेल्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, केमिकल लोचे चल रहे हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे कहलाते हैं मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्लियर है आप सबको? ठीक है, आगे देखते हैं. इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अभी तक जो हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, दोनों ही बेटा डिफाइनिंग फीचर नहीं थे. वो दोनों को ही मैंने बोला था कैरेक्टरिस्टिक फीचर. बट यहाँ पे जो आपने बात करी मेटाबॉलिज्म की, वो कैसा है? वो डिफाइनिंग फीचर है. क्यों डिफाइनिंग फीचर है बेटा? वो डिफाइनिंग फीचर इसके लिए है क्योंकि उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है. अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोल रहे हैं तो मतलब उसमें मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा. बिना मेटाबॉलिज्म के वो लिविंग हो ही नहीं सकता. दिस इज वाई मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम. बट एक जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो आप एक टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म कर सकते हो. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स. वो लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन
आर लिविंग रिएक्शंस। इस बात से हमें क्या समझ में आया, जो रिएक्शंस हैं, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर रहे हो मेटाबॉलिक रिएक्शन, टेस्ट ट्यूब हिला हिला के आप उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन आपने करवा दी, अब आप उसको लिविंग रिएक्शन बोलोगे, लेकिन अब ये नहीं है कि वो टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कि हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है वो क्या होती है? सेल। तो बस दैट इज नोन एज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। अगर ऑर्गेनिज्म वन सेल का होता है तो बेटा उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। और अगर मोर सेल्स हैं तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो आप समझ गए ये बात, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। अगर सिंगल सेल है तो आप उसे क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और अगर बहुत सारी सेल्स है वो मिलकर बना हुआ है तो आप उसे क्या बोलोगे? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगेन ये डिफाइनिंग फीचर क्यों हो गई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि बेटा अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो बिना सेल के नहीं एग्जिस्ट कर सकता। उसमें जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट और बेसिक फंडामेंटल यूनिट होगी, सबसे छोटी यूनिट, वो क्या होगी? सेल होगी ही होगी, विदाउट एनी एक्सेप्शन। दैट इज वाई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, क्लियर हो गया है? ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कहाँ पूछेंगे? आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी लेंगे दैट इज कॉन्शियसनेस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस? इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट स्टिमुलाई लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, केमिकल, पोल्यूटेंट एंड एटसेट्रा। क्या समझते हैं आप? कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई आए। नाउ एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होती है? मैंने आपको बताया था ना, स्टिमुलाई इज बेसिकली चेंज। किसी भी चीज़ में कोई चेंज आया एक्सटर्नली और वो आपको फील हुआ और आपने फील करके उसके लिए रिस्पॉन्ड किया, वो चीज़ क्या कहलाती है? कॉन्शियसनेस। इज दैट क्लियर? कॉन्शियसनेस जो होता है तो उसके बारे में एक जो अच्छी बात है, जो ये वाली बात है, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, सो इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस जो है वो भी कैसी प्रॉपर्टी है बेटा? वो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग से अवेयर है कि मेरे आसपास में क्या चल रहा है। आप किसी डॉगी को जस्ट सिर्फ स्टोन मारने का एक्शन अकेले करेंगे, उस एक्शन अकेले से वो डॉग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भागेगा। ओके, तो दिस इज कॉन्शियसनेस। इज दैट क्लियर? आगे, ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म विद सेल्फ कॉन्शियसनेस। हर ऑर्गेनिज्म में, पूरे लिविंग वर्ल्ड में, जो एकमात्र ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस खुद को लेके कॉन्शियस होना, वो ओनली एंड ओनली कौन है? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग है। ओके, तो अब सम अप करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं बेटा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। जिसमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसा है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्यों? बिकॉज इट हैज सम एक्सेप्शन। मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये कैसे हैं? ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, बिकॉज दे डोंट हैव एनी एक्सेप्शन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा वो होगी पार्ट 2 वीडियो लिविंग वर्ल्ड की, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे? जिसमें आप पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी। सो देखते रहिएगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू।